अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने कल लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर वेव टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। स्क्वायर वेव टेस्ट एक दफ़ा आप लोग बुक से पढ़ लो, ठीक है। स्क्वायर वेव टेस्ट एक दफ़ा आप लोग बुक से पढ़ लो, उसमें बहुत अच्छा लेते हो, बुक में बहुत अच्छा लेते हो, ठीक है। बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक दफ़ा उसे रीड कर लो, ठीक है। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही या जो हमने पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हमने शायद पढ़ा था नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट अंडरटेकिंग हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, ठीक है। अरे नेटवर्क क्या कर रही है आराम से, ओके चलो। सो लास्ट लेक्चर में या जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। इन्वेसिव अब हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग हम किस तरह करती है, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स है, ठीक है। जो हमारे पास प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, determination of cardiac output and evaluation of oxygen delivery and demand balance, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हम देख सकते हैं, प्रेशर्स हम कौन कौन से मॉनिटर कर सकते हैं इन्वेसिव। आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग जिसके लिए हम आर्टलाइन पास करते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग जिसके लिए हम सीवीपी लाइन पास करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर या पल्मोनरी वेज प्रेशर हम मालूम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डिटर्मिनेशन हम, उसके अलावा हम कार्डियक आउटपुट निकालते हैं वहाँ से, और ऑक्सीजन डिलीवरी और डिमांड दोनों का एक बैलेंस है वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक है। मेथड्स ऑफ हीमोडायनामिक, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, दो तरीके, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। अब जो इन्वेसिव मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आर्टलाइन या आर्टीरियल लाइन पास करते हैं। जो दूसरा है नॉन इन्वेसिव, उसमें भी दो तरह के हैं, ऑसिलोमेट्री और अस्कल्टेटरी है, ठीक है, या अस्कल्टेटरी और पल्पेटरी है, ठीक है। अब अस्कल्टेटरी में हम क्या करते हैं, अस्कल्टेटरी में हम स्टेथ के साथ जो है वो चेक करते हैं, ठीक है, और दूसरे में जो है वो हम पल्स के साथ या पल्पेटरी मेथड से जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। ओके, अब नॉन इन्वेसिव बेबी मॉनिटरिंग, जो नॉन, स्लाइड्स नजर नहीं आ रही, अब नजर आ रही है स्लाइड्स? नॉन इन्वेसिव बीपी मॉनिटरिंग के लिए हम जो डिवाइस या जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्पाइगमोमेनोमीटर, उनको, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ एक कप होता है, ठीक है। एक जो है हमारे पास एक स्केल होता है, स्केल या तो मरकरी में या एनालॉग में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक पंपिंग डिवाइस होता है जहाँ से हम उसे पंप करके उसे लॉक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसे रिलीज करके आराम आराम से जो है वो हम साउंड्स को सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो मेन चीज़ है, लोअर एज ऑफ द कप अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर अबव द एंटी कोबाल्टल स्पेस।
एंटी कोवाइडल स्पेस से आपने कफ 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो बांध लेना है, ठीक है। कफ आपने एंटीकोवाइडल स्पेस से अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर बांधना है। नेक्स्ट, क्या हो रहा है स्लाइड्स के साथ? स्लाइड्स क्यों शो नहीं हो रही? स्टूडेंट्स को चेक करना चाहिए स्लाइड्स क्यों नहीं शो हो रही। तो देख लेंगे स्लाइड्स क्यों नहीं शो हो रही। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ वहाँ से आपको देखना, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग से अब नजर आ रही है स्लाइड्स? अब स्लाइड्स नजर आ रही है? ओके, चलो। ओके, अब बुक में जो है एक मेथड और उन्होंने ऐड किया है जिसको हम कहते हैं ऑसिलोमेट्री मेथड, कि ऑसिलोमेट्रिक मेजरमेंट डिवाइस। ऑसिलोमेट्रिक मेजरमेंट डिवाइस यूज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर सेंसर विद अ न्यूमेरिकल रीडआउट ऑफ द प्रेशर। आजकल नई नई मशीन आई है, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे कि एक बंदा खुद अपना ब्लड प्रेशर जो है वो इजीली चेक कर सकता है, ठीक है। आप अपना कप, आप अपने हैंड पे, अपने आर्म पे जो है वो कप बांध, ठीक है। सामने आपके सामने ऑसिलोमीटर पड़ा होता है या एक डिवाइस पड़ा होता है स्केल या वॉच की तरह, ठीक है। आप उसे प्रेशर दो और खुद ही जो है वो आपको रीडिंग्स दे देगा, खुद ही वो आपको रीडिंग्स दे देगा कि आपका बीपी कितना है, ठीक है। तो 3 मेथड हो गए हमारे पास, ऑसिलोमेट्रिक मेथड, पल्पेट्री मेथड और ऑस्कल्टेटरी मेथड, ठीक है। ऑसिलोमेट्रिक में क्या है कि आजकल नई नई डिवाइसेस आई है, ठीक है। आप उस डिवाइस को क्या करो, आप कब बांध लो अपना, ठीक है। सामने वो डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप प्रेशर दो, ठीक है। प्रेशर रिलीज करो, खुद बहुत जो आपका बीपी है जितना भी है वो आपको डिटेक्ट हो जाएगा और वो आपके सामने जो है रीडिंग्स आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो ऑस्कल्टेटरी मेथड है। ऑस्कल्टेटरी मेथड में हम क्या, जैसे हम रिवाइव क्रोकोप या मैनुअल मेथड भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्रोकोप साउंड आते हैं। क्रोकोप साउंड्स को जो है वो हम देख के हम क्या करते हैं, वहाँ से जो है वो सेंस करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं कि हमें या बीपी जो है वो इतना है, ठीक है। ऑस्कल्टेटरी मेथड में हम क्रोकोप साउंड्स को सुनते हैं, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी में, और वहाँ से जो है जहाँ से साउंड स्टार्ट हो जाती है वो हमारे फर्स्ट रीडिंग होते हैं या वो हमारा सिस्टोलिक होता है, ठीक है। और जहाँ पे साउंड जो है वो खत्म हो जाते हैं वो हमारा जो है वो डायस्टोली या डायस्टोलिक होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जुगुलर वेनस प्रेशर, ठीक है। जुगुलर वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग में, अच्छा, जुगुलर वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग को पता है किस तरह करते हैं? एनी आइडिया? किसी को पता है जुगुलर वेनस प्रेशर किस तरह करते हैं? एनी आइडिया? चलो देखते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर। जुगुलर वीनस प्रेशर हम किस तरह मेजर करते हैं? Place the patient in a supine position with the head and the bed elevated 30 to 45 degrees। आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को supine position में लिटा के हेड ऑफ द बेड या बेड का हेड साइड जो है वो 30 to 45 डिग्री जो है वो एलिवेट करना है, ठीक है। पोजीशन योरसेल्फ एट द पेशेंट राइट साइड, आपने खुद जो है वो पेशेंट के राइट साइड पे जाके खड़े होना है, ठीक है। हेड द पेशेंट टर्न हेड स्लाइडली टू द
लेफ्ट, आपने पेशेंट का हेड जो है वो स्लाइटली जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो बेंड करना है, स्लाइड, ठीक है, ताकि राइट साइड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो जाए. Okay. If you cannot readily identify the jugular vein, place light pressure with your fingertip across the sternocleidomastoid with side muscle, just superior and parallel to the clavicle. This pressure obstructs the external jugular vein and allow it to fit. Shine a pen light tangentially across the neck to accentuate the pulsation. अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखाया, ठीक है, उसको आप बेड साइड या हेड साइड जो 30 to 45 डिग्री जो है वो एलिवेट किया, खुद राइट साइड पे खड़े हो गए और उसका हेड थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो लेफ्ट साइड पे कर दिया, लेफ्ट साइड पे बेंड कर दिया ताकि राइट साइड का जो एरिया है वो आपको ज़्यादा विजिबल हो, ठीक है. अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जुगलर वेन है ये, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, आपने उसे जो है लाइट प्रेशर दे के उसको जो है वो क्या करना है, दबा देना है, ठीक है, लाइट प्रेशर से उसे जो है वो कल्टिवेट करना है. अब जो आप लाइट प्रेशर दे रहे हो, लाइट प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा, वो जो एक्सटर्नल जुगलर वेन है वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे ब्लड जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा. जब वहाँ पे ब्लड अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, आप जैसे उसे देखते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है वो एक पल्सेशन नज़र आएगी, ठीक है, ब्लड की वजह से, और वहाँ से आपने मेजर करना. अब आपने मेजर कैसे करना, असेस फॉर जुगलर वेनस डिस्टिंक्शन एट द एक्सहेलेशन, ठीक है. आपने पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को आपने कहना है कि आप जो है वो नॉर्मली आप सांस लें, आपने एक्सहेलेशन के दौरान देखना है, एक्सहेलेशन के दौरान देखना है आपने, तो वहाँ पे वीनस डिस्टिंक्शन होती है. एक्सहेलेशन, जब भी पेशेंट एक्सहेल करेगा वीनस डिस्टेंशन आपको नजर आएगा, ठीक है. एनी फुलनेस इन द वेन एक्सटेंडिंग 3 सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ नॉइस इज कंसिडर्ड एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर. द हायर द डिग्री ऑफ एलिवेशन, द हायर द सेंट्रल वेनस प्रेशर. अब दो चीज़ें यहाँ पे दो चीज़ें आपने चेक तो करना है, ठीक है, आपने डिस्टेंशन तो देखनी है, लेकिन डिस्टेंशन किसके साथ चेक करना है, किसके साथ आपने डिस्टेंशन जो है वो चेक करनी है. सो डिस्टेंशन को चेक करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको स्केल्स की ज़रूरत है. स्केल आपने कहाँ पे रखना है, स्केल आपने स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लोइस की तरफ, एंगल ऑफ लोइस या स्टर्नल एंगल के ऊपर जो है रखना है, ठीक है, एंगल ऑफ लोइस और स्टर्नल एंगल की तरफ रखना है. और दूसरा स्केल उसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना है ताकि आपको जो है वहाँ से रीडिंग्स का पता चल जाए, ठीक है. तो जैसे वो डिस्टेंशन करता है, डिस्टेंशन के साथ आपने एक स्केल परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, और दूसरा स्केल आपने कहाँ पे रखा है, दूसरा स्केल आपने एंगल ऑफ लोइस पे रखा है, ठीक है. अब उस डिस्टिंक्शन के हिसाब को आप देख के उस स्केल को जो है आप मेजर करते हो. दोनों स्केल्स के दरमियान जो डिग्री बन रही है या जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने दोनों जो है वो रखने हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर आपने दोनों को स्ट्रेट रखना है ताकि उनके दरमियान जो है वो 90 डिग्री एंगल बन जाए, ठीक है. आपने क्या किया, आपने दोनों को जो है वो एक साथ रख के देखना है, ठीक है, दोनों के दरमियान आपने रीडिंग्स लेनी है. अगर फुलनेस या डिस्टेंशन जो है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जुगलर वेनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज है. जितना डिग्री जो है, डिग्री ऑफ एलिवेशन आएगा, जितना जो है वो ज़्यादा आएगा, उतना हम कहेंगे कि भाई वेनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज है, ठीक है. अब observe the highest point of pulsation at the jugular vein and एंड एक्सलेशन. आपने क्या करना है, आपने एंड एक्सलेशन, जिस तरह मैंने बताया कि एक्सलेशन के दौरान आपने ये चीज़ें मेजर करनी है, ठीक है. मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दिस पल्सेशन एंड द एंगल ऑफ लोइस इन सेंटीमीटर. वही सेम बात है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपने इसको मेजर कैसे करना है. एंगल ऑफ लोइस के ऊपर जो आपने बिल्कुल स्ट्रेट एक स्केल रखा है, दूसरा स्केल उसके साथ परपेंडिकुलरली पड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, उसके हिसाब से आपने मेजर करना है सेंटीमीटर्स में, मेजर करना है आपने सेंटीमीटर्स में, ठीक है. और अगर 3 सेंटीमीटर से अबव है तो इसका मतलब है कि जुगलर वेनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज है, ठीक है. अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं इसका वीडियो, इसके लिए एक वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है.
चीज़ और जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो बिल्कुल आर्टरीज के पास पड़ा होता है, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो कि ये जुगुलर वेन है या जो ये आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? साथ साथ पड़ी होती है, कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन बिल्कुल आसपास पड़ी होती है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जुगुलर वेन है कि कैरोटिड आर्टरी है? ठीक है, ठीक है एमन, ठीक है। और कोई? डिस्टेंसिंग से पता चलेगा आर्टरी डीप होती है, ठीक है। वीनस सरफेस पे वेन्स सरफेस पे होती है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो होती है, करने की वेन है, ठीक है। देखो आर्टरी और वेन में जो मेन डिफरेंस है ना, एक तो पल्सेशन का डिफरेंस है, ठीक है। आर्टरी की पल्सेशन बहुत अच्छी पल्सेशन है देती है और वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ चेंज नहीं होती। इस तरह हमने कहा ना कि जेवीपी को हम किस तरह देख सकते हैं, जुगुलर वेन को हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन के दौरान देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कैरोटिड होती है वो इंस्पिरेशन दोनों पे उसका प्रेशर सेम होगा। दूसरा ये है कि आर्टरी को जो है वो प्रेशर आर्टरी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर लो, वो उसकी पल्सेशन गायब नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कर लो, वेन के ऊपर कर लो, तो इसकी जो पल्सेशन है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। या इसका जो डिस्टिंक्शन है वो उसके बाद ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिस्टिंक्शन होगा, उसी टाइम गायब हो जाएगा। तीसरा ये है कि जब आप पोजीशन चेंज करते हैं ना पेशेंट के, तो पोजीशन चेंज करने के साथ जो है वो वेन का प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है, आर्टरी का जो वो बिल्कुल सेम रहता है। आर्टरी का प्रेशर जो है वो कोई पोजीशन चेंज करने के साथ जो है वो चेंज नहीं होता। चलो ये वीडियो है, आप लोग देख लें, इससे शायद
आप लोगों को तो बहुत समझ आ जाए। ठीक है, ये देखिए जरा आप लोग। राइट साइड पे करेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड पे इसका मूव रहती है। स्टैंड अप लाइन स्टाइल के साथ में करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता चल गया कि किस तरह चेक करना है। ठीक है, बाकी आप लोग खुद जब चेक आओगे कॉलेज और खुद चेक करोगे तब आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर का पता चल गया कि प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स कौन कौन सी और किस तरह देखना है। ठीक है, ओके। सो उसके बाद इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग। ठीक है, इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग। अब हमने आर्ट लाइन पास करके आर्टरी के अंदर जो है वो प्रेशर मॉनिटर करनी है। ठीक है, अच्छा, आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग में क्या होता है कि वो आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूसली आर्टरी के अंदर जो है वो प्रेशर का पता चलता है। दूसरा ये है कि जब भी हमें आर्टेरियल ब्लड लेने का आर्टेरियल ब्लड लेना होता है तो हम उसी लाइन से ड्रिप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आर्टरी के अंदर प्लेस है। ठीक है, उसके लिए हमें एबीजीज के लिए हमें आर्टेरियल सैंपल के लिए जो है वो पिक नहीं करना पड़ता। तो ये दो मेन वजूहत है जिसके लिए हम आर्टेरियल लाइन पास करते हैं। फर्स्ट ये कि हमें ऑल टाइम 24 आवर्स जो है वो हमें इन्वेसिव ब्लड प्रेशर का पता चलता है। ठीक है, जो कि एक्यूरेट ब्लड प्रेशर है। और दूसरा ये कि हमें एक arterial blood sample के लिए एक एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, in addition when therapeutic decision depend on obtaining accurate blood pressure value, arterial pressure monitoring is a gold standard। सेम वही बात है कि जब भी हमें जो है वो accurate blood pressure चाहिए हो, ठीक है, उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है कि आप arterial लाइन जो है वो पास कर लो। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, वेजोएक्टिव आईवी इन्फ्यूजन दे रही हो। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अनस्टेबली जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप फ्रीक्वेंटली जो है वो आर्टेरियल ब्लड या आर्टेरियल सैंपल्स जो है वो ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ये चार वो रीज़न है जिसके लिए हम आर्टेरियल प्रेशर जो है वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स एंड सेटअप।
और जब भी आपने आर्टरी को कैनुलेशन के लिए सिलेक्ट करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि द आर्टरी शुड बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द कैथेटर विदाउट अक्लोडिंग और सिग्निफिकेंटली इम्पेंडिंग द ब्लड फ्लो। आपने जब आर्टरी चूज करना हो, आर्टरी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपका जो कैथेटर है या जो कैथेटर आप पास करने लगे वो आसानी से उसके अंदर आ जाए और जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक ना हो जाए, ब्लड फ्लो जो है वो अक्लूड ना हो जाए, ठीक है। द साइट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन बाय बॉडी सिक्रीशन। आपने ऐसा साइट चूज करना है कि एक तो इजीली एक्सेसिबल हो, दूसरा ये है कि वो बॉडी सिक्रीशन से जो है वो इजीली कंटामिनेट ना हो या बॉडी सिक्रीशन की कंटामिनेशन से फ्री हो। इसका क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन बाय बॉडी सिक्रीशन, इसका क्या मतलब है कि फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन बॉडी सिक्रीशन। इसका क्या मतलब है फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन बाय बॉडी सिक्रीशन। कुछ चलो मैं तो कुछ हद तक आप सही कह रही हूँ, कोई और? ठीक है, मैं जवाब भी ठीक कह रही है। ओके, कोई और? शायद क्लीन हो, चले क्लीन हो, लेकिन मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने फीमोरल साइड चूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उस एरिया के ऊपर क्या है, वहाँ से यूरिन पास होता है, वहाँ से स्टूल पास होते हैं, ठीक है। तो प्रीनियल एरिया के अंदर जो है वो आपने ये कैथेटर जो है ये पास नहीं करना, क्योंकि वो एक तो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ पे जो है वो कंटामिनेशन के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं। वहाँ से पेशेंट ने यूरिन पास करना होता है, वहाँ से पेशेंट ने जो है वो स्टूल पास करना होता है, ठीक है। तो अगर वो वहाँ से जो है वो कैथेटर के अंदर चले गए, ठीक है, या कैथेटर वहाँ से जो है वो कंटामिनेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने एक ऐसा साइड चूज़ करना है जहाँ पे कम से कम बॉडी सिक्रीशन हो, कम से कम जो है वो बॉडी से मीन्स कि वहाँ की स्वेटिंग भी बहुत कम हो, ठीक है। स्वेटिंग भी क्या है, बॉडी सिक्रीशन है, ठीक है। बाकी ब्लड के तो ऑलरेडी वो ब्लड के अंदर है, ब्लड के तो वो तो ऑलरेडी ब्लड के अंदर है, ब्लड वेसल्स के अंदर है, ब्लड वेसल्स के बल्कि आर्टरी के अंदर है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि देयर शुड बी एडिक्वेट कोलेट्रल ब्लड फ्लो इन द इवेंट दैट द कैनुलेटेड आर्टरी बिकम ऑक्लूडेड। चांसेस होते हैं कि जिस आर्टरी के अंदर आपने कैथेटर प्लेस किया है, जिस आर्टरी के अंदर आपने कैथेटर प्लेस किया है वो ऑक्लूड हो सकता है, वो ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इन केस वो ब्लॉक हो गया, अगर इन केस वो ऑक्लूड हो गया, तो आपके पास उस एरिया के लिए कोलेट्रल सर्कुलेशन का होना लाजमी है। आपके पास उस एरिया के लिए कोलेट्रल सर्कुलेशन का होना लाजमी है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मेन हैं
कि मेन सबसे पहले क्या है कि आपने आर्टरी जो है वो बड़ी चूज़ करनी है ताकि कैथेटर आसानी से उसके अंदर आ जाए, ठीक है, और उसका आपका ब्लड फ्लो जो है वो ख़राब ना हो जाए। दूसरा ये है कि साइड जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हो, ठीक है, और बॉडी सिक्रीशन के कंटामिनेशन से दूर हो। थर्ड ये है कि वहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस जो कैनुलेटेड आर्टरी है अगर वो इम्पीड हो जाए, अगर वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो कोलेटरल सर्कुलेशन उस एरिया के लिए जो है हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, ओके। अब आप लोग ये देख लें, एक नीडल यूज होता है, ठीक है, इसकी जगह में जो एक स्टेरॉइड यूज हो रहा है, ठीक है, ये कैथेटर यूज हो रहा है, ठीक है, ये उसके लिए जो है ये स्टॉपर्स या फिक्सर्स पड़े हैं, ठीक है, जहाँ से हमने फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ये स्टेरॉइड पड़ा हुआ है, ये स्टिचेस, ठीक है, बिल्कुल एलन टेस्ट करेंगे हम कोलेटरल सर्कुलेशन के लिए, एलन टेस्ट बिल्कुल करेंगे, ठीक है, कोलेटरल सर्कुलेशन के लिए। ये हमारे पास नीडल है जिससे हमने इनिशियली प्रिक करना है, ठीक है, उसके बाद हमने कैथेटर से वो प्लेस करनी है, कैथेटर उसके बाद जो हमने क्या करना है प्लेस करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें क्या है कोई बताएगा ये क्या? ये जब भी हम कैथेटर प्लेस कर लेते हैं ना, चाहे आप ये वाला प्लेस करते हो चाहे आप ये वाला प्लेस करते हो, कैथेटर प्लेसमेंट के बाद आपने क्या करना है, कैथेटर प्लेसमेंट के बाद आपने उसके ऊपर जो है ये रख लेना है, ठीक है, ये चीज़ रख लेनी है, ठीक है, और इसको दोनों साइडों से स्टिच कर लेते हैं, इधर भी एक सुराख है ना, यहाँ से भी स्टिच कर लेते हैं और यहाँ से भी स्टिच कर लेते हैं, ये देखिए ये स्टिचेस पड़े हैं, ठीक है, आपने दोनों साइडों से इसे जो है वो स्टिच करना है ताकि ये फिक्स हो। आर्टीरियल लाइन को हमेशा हम क्या करते हैं स्टिच करते हैं, ऐसा नहीं है कि आईवी की तरह जो है वो इंसर्ट किया और ऊपर टेप लगाया और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है, स्टिकिंग वगैरह से ये नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये स्टिच करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसे हम हमेशा जो है वो स्टिच कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो स्टिलेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला ये किस लिए यूज होता है, स्टिलेट हम क्यों यूज करते हैं? स्टिलेट हम क्यों यूज करते हैं? स्टिलेट हम क्यों यूज करते हैं कोई बताइएगा? और ये भी बताया मुझे ज़रा कि स्टिलेट का दूसरा नाम क्या है? कैसे? गुड गुड, पहले पास करते हैं, गुड। किस रीजन के लिए पास करते हैं?
अच्छा, मैं यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूँ, सारे बच्चे जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर सर जी सर सर। फिर ये लोग कह रहे हैं हम लेक्चर ले रहे हैं, लिमिटेड 4-5 बच्चे जिन्हें पता है कि क्या हो रहा है और हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने पूछा है कि स्टिलेट हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टिलेट का मतलब है गाइड वायर, ठीक है। वो गाइड करता है हमारे कैथेटर को। जैसे हम ये नीडल इंसर्ट कर लेते हैं ना, जैसे हम ये नीडल इंसर्ट कर लेते हैं, नीडल के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, पहले गाइड वायर इंसर्ट, इसके अंदर एक वायर होता है, ठीक है। ये प्लास्टिक इंसर्ट नहीं करते हम, इसके अंदर एक बारीक वायर होती है, ठीक है। वो वायर हम इंसर्ट कर लेते हैं। वायर इंसर्ट करने का मकसद क्या होता है कि जो हमारा कैथेटर होता है, कैथेटर थोड़ा सॉफ्ट होता है। जो हमारा कैथेटर होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। उस कैथेटर को अगर डायरेक्टली आप पास करते हो तो वो बेंड हो सकता है, वो आगे प्रेशर की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से वो आगे नहीं जा सकता, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि गाइड वायर पास करके गाइड वायर के जरिए या गाइड वायर के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, ये कैथेटर प्लेस कर लेते हैं। क्योंकि कैथेटर के अंदर गाइड वायर इतना बारीक होता है कि वो कैथेटर के अंदर जो होल है, कैथेटर के अंदर जो सुराख है, उसके अंदर सुकून से जो है वो गुजर सकता है, ठीक है। तो हम फिर क्या कर लेते हैं, हम गाइड वायर के जरिए, गाइड वायर इसे कहते हैं, ठीक है, या स्टिलेट के जरिए जो है वो हम क्या कर लेते हैं, अपना कैथेटर जो है वो पास कर लेते हैं। जैसे हमारा कैथेटर प्लेस्ड हो जाए, हमें पता चल जाता है कि हमारा कैथेटर जो है वो अंदर है, अब प्लेस्ड है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम गाइड वायर को निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने नीडल प्लेस किया, गाइड वायर उसके अंदर प्लेस किया। जैसे गाइड वायर प्लेस कर लेते हैं, नीडल निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम डायलेटर लगा लेते हैं। ये डायलेटर होता है, ये डायलेटर है हमारा, ठीक है। डायलेटर डाल लेते हैं। डायलेटर डालने के बाद डायलेटर निकाल के हम अपना कैथेटर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कैथेटर प्लेस हो जाए, उसके बाद हमने क्या करना है, कैथेटर प्लेसमेंट के बाद हमने उसके ऊपर जो है वो नॉकर्स लगाने हैं और साथ ही जो है उसे स्टिच कर देना है, ठीक है, गाइड वायर बाहर निकाल के। साइट्स फॉर कैथेटराइजेशन, ठीक है। कौन कौन से साइट्स है कैथेटराइजेशन के, रेडियल आर्टरी, फेमरल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी। अब रेडियल आर्टरी के लिए क्या है कि आपने एलन टेस्ट करना है, ठीक है। अगर एलन टेस्ट जो है वो पास हो गया तो आपने रेडियल से करना है, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। फेमरल से हम कर सकते हैं, ब्रेकियल से हम करते हैं, ठीक है। फेमरल से भी हम कर लेते हैं, लेकिन फेमरल में चांसेस होते हैं, फेमरल को केयर करना ज़्यादा केयर देना पड़ता है। उसमें चांसेस होते हैं कि वो जो है वो बॉडी सिक्रीशंस के साथ जो है वो कंटामिनेट हो जाए, ठीक है। तो हम कोशिश फिर करते हैं कि ब्रेकियल में कर ले, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है रेडियल में, ठीक है, और ऑलमोस्ट रेडियल में हो ही जाता है। लेकिन साइड्स हमारे पास तीनों है, रेडियल से भी कर सकते हैं, फेमरल से भी कर सकते हैं, ब्रेकियल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये स्टोन प्रोसीजर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ड्रेप किया पेशेंट, ठीक है। टेक्निक फॉर रेडियल आर्टरी कैनुलेशन, प्रिपेयरिंग द स्किन विद बैक्टीरिसाइडल एजेंट। आपने सबसे पहले बैक्टीरिसाइडल एजेंट उसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। सपिनेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट प्रोवाइड ऑप्टिमल एक्सपोजर टू द रेडियल आर्टरी। आप जो है या सपिनेट कर लेते हो या उसे जो है वो एक्सटेंड कर लेते हो। तो सुपिनेशन या एक्सटेंशन की वजह से आपका जो आपकी जो आर्टरी है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, वो एक्सपोज हो जाएगी। नीडल थ्रू द स्किन एट 45 डिग्री एंगल, ठीक है। आपने नीडल जो है वो इंसर्ट कर लेना है 45 डिग्री एंगल के साथ। 18, 20 या 22 गेज कैथेटर ओवर द नीडल, ठीक है। और नीडल के ऊपर जो आप कैथेटर इंसर्ट करते हो 18, 20 या 22 गेज का कैथेटर जो है वो आप आसानी से जो उसके अंदर इंसर्ट कर लेते हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन एक्सटर्नली हेमरेज हो सकता है, मैसिव इकाइमोसिस, एयर एम्बोलिज्म, ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि आज ज़ाहिर बात है आर्टरी के अंदर आप प्लेस कर रहे हैं। पेन है, ठीक है, आर्टीरियल स्पेज़म है, आर्टरी स्पेज़म हो सकता है, ठीक है। एक्सीडेंटल ब्लड लॉस, एक्सीडेंटल ब्लड लॉस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्सीडेंटल ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
जितने भी कनेक्शंस हैं उन्हें सिक्योर कर लो, उन्हें टाइट कर लो, एक्सट्रीमिटी को इमोबिलाइज कर लो, एक्सट्रीमिटी को एक्सपोज रखो ताकि आपके सामने हो, आपको पता हो कि किसी कपड़े की वजह से, किसी ब्लैंकेट की वजह से वो कैथेटर जो है वो निकल नहीं सकता। इन्फेक्शन की चांसेस होती है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको स्टेराइल टेक्निक के साथ जो उसे ऑब्जर्व करना है, स्टेराइल टेक्निक के साथ जो उसे पास करना है, ठीक है, और एक क्लोज सिस्टम मेंटेन करना है। क्लोज सिस्टम मेंटेनेंस का मतलब है कि सारी चीज़ें आपकी टाइट होनी चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ लूज नहीं होगा, कोई चीज़ ओपन नहीं होगा, तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस जो है वो कम होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेयर सर्कुलेशन और लोकल डिस्ट्रक्शन विद डिस्टल इस्कीमिया, ठीक है, लोकली जो है वो डिस्टल इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है, ब्लड जो है वो वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो डिस्टल इस्कीमिया की चांसेस होती है, या सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर हो सकता है लोकली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्टली जो है वो आपने कलर असेस करना है, उसका सेंसेशन चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है, एक्सट्रीमिटी का मूवमेंट जो है वो देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन आपकी क्या होनी चाहिए? Nursing intervention before injection of the catheter, the site is prepared by shaving if necessary and by cleaning with antiseptic solution। पहले आपने क्या करना है, वहाँ पे अगर बाल है तो वो आप शेव कर लो, ठीक है, और आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से जो है वो आप उसे वॉश कर लो। लोकल एनेस्थेटिक जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है, कभी कभार ये देते हैं। Once the arterial catheter is inserted, it is secure and sterile dressing is applied। जब कैथेटर इंसर्ट हो जाए उस एरिया को सिक्योर करो, उसे ड्राई कर लो, ठीक है, और ऊपर स्टेराइल ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई कर लो। द साइट इज इंस्पेक्टेड डेली फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इंसर्शन जो है वो आपने रोज देखना है कि कहीं इन्फेक्शन की चांसेस तो नहीं है, इन्फेक्शन की साइंस तो नहीं आ रही, ठीक है। ड्रेसिंग इन द प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और वाटर मैनोमीटर इज चेंज अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल पॉलिसी। जो आपका प्रेशर सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, या जो आप फ्लूइड वगैरह अटैच कर रहे हो, मेंटेनेंस फ्लूइड, ठीक है, वो सारा जो आपने देख लेना है, ठीक है, कि कहीं जो है वो अपनी, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने अपने हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से चेंज करनी है। अगर वो कह रहे 24 आवर्स बाद 24, अगर वो 48 कह रहे तो अपनी 48 आवर्स बाद जो है वो चेंज करनी है, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आर्टीरियल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड वस्कुलर एक्सेस फॉर obtaining blood sample। नो IV solution or medication should be administered to the arterial pressure monitoring system at any time, ठीक है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आर्टीरियल सिस्टम या जो हमारा आर्टीरियल कैथेटर होता है वो ऑल टाइम आर्टरी के अंदर प्लेस्ड होता है, ठीक है। उससे हम ऑल टाइम जो है वो क्या ले सकते हैं, उससे हम ऑल टाइम हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं, या रेडियल सैंपल ले सकते, सॉरी, आर्टेरियल सैंपल जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, नेवर एवर उसमें आपने मेडिकेशन या कोई चीज़ जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करनी, ठीक है, आपने उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करना, ओके। सो इन जनरल ड्रेसिंग इज टू बी केप्ट ड्राई एंड एयर एक्लोजिव, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो ड्रेसिंग ऐसी लगानी है, ठीक है, कि वो एयर एक्लोजिव, एयर में जो है वो एक्लोजिव रहे, वो निकलना चाहे, ठीक है, और उसके अलावा उसे ड्राई रखना है, ठीक है। ड्रेसिंग चेंज या परफॉर्म विद द यूज ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग, ठीक है, आपने जो है वो ड्रेसिंग चेंज करनी थी, दूसरी ड्रेसिंग भी स्टेराइल लगनी चाहिए। टू मेक द आर्टीरियल प्रेशर, द ट्रांसड्यूसर और द जीरो मार्क ऑन द मैनोमीटर मस्ट बी प्लेस्ड एट द स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द हीमोस्टैटिक एक्सिस, ठीक है। जब भी आपने आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर करना है, आपने उसकी जीरोइंग और लेबलिंग करनी है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर को आपने अपनी हीमोस्टैटिक एक्सिस पे ला के ऊपर से जो है वो सारा सिस्टम जो है वो जीरो कर देना है, फ्लैश कर देना है, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है आई थिंक सो। और आगे हम फिर उसका वेव फॉर्म पढ़ेंगे कि वेव फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही है और आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम स्टिरट नहीं है, इसका नाम स्टाइलेट है, ठीक है। स्टाइलेट, स्टिलेट हम बोलते हैं ना, STYLET है शायद, स्टाइलेट। स्टाइलेट नहीं है, ठीक है, स्टाइलेट नहीं है, स्टाइलेट। चलो मैं आपने अटेंडेंस मार्क कर देना होगा, तब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है।